अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आगाज़ करेंगे CFEP 2 के दिसंबर 2024 की जो हमारी लास्ट अटैम्प्ट थी उसमें नॉर्मली अगर हम देखें तो हम कोशिश करेंगे एग्जामिनर कमेंट्स को भी थोड़ा सा बहुत पढ़ लें और इसका आंसर किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, पेपर में ओपन बुक पॉलिसी को किस तरीके से यूज़ करना है। एक बड़ी ज़बरदस्त बेनिफिट है बच्चों के लिए कि आप उसको रटे नहीं लगाने से, ये किताब को रेफ़र करना है। लेकिन किताब को रेफ़र किस तरीके से करना है, किताब को रेफ़र करने के चक्कर में बच्चा फेल हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपसे आंसर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपके साथ पूरी की पूरी अप्रोच डिस्कस करूँगा कि एक लाइव इन्वायरमेंट में जब आप पेपर में बैठे हों तो किसी भी सवाल को किस तरीके से टैकल करना है, क्या सोचना है, कितना टाइम सोचने में लगाना है, कितना टाइम लिखने में सोचना है और कितना टाइम जो है ना आपने एनालाइज करना है चीज़ों को। सही है, लॉ छापना है नहीं छापना, तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, किस तरीके से चीज़ों को रेफर करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज के हर एक सवाल के साथ आपसे डिस्कस करूंगा, अप्रोच डिस्कस करूंगा। तो सिर्फ ये ड्राफ्टिंग की वीडियो नहीं होगी, इसके अंदर एक पूरी ओवरऑल जो हमारे पास चीज़ होगी ना उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ हम देख लेना, ओवरऑल जो रिजल्ट हमारे पास आया वो हमारे पास आया है कोई 36%। ठीक है, CFEP 2 में हमारे पास एक 36% का रिजल्ट है। अच्छा, अगर हम पहले सवाल को देखें और फिर साथ साथ हम उसके एग्जामिनर कमेंट्स को भी देखते हैं, तो पहला सवाल जो हमारे पास था ना, अच्छा मैं सारे सवाल डिस्कस करने के बाद आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि यार नॉर्मली हमारे पास पेपर में क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, क्या पहला सवाल उठाना चाहिए भी था या नहीं उठाना चाहिए था, मैं वो सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सारे इसके डायनेमिक्स, सारे इसके डायमेंशंस को डिस्कस कर रहा हूँ। पहला सवाल हमारे पास जो आया है बच्चों वो आया है 8, 6, 14, 14 और 4, 18 मार्क्स का। तो पहला सवाल हमारे पास 18 नंबर का आया डायरेक्टर्स के सेक्शन से। सही है, हम सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले काम करते हैं रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है। असेस द एलिजिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर्स फॉर द इलेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस द एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय ZFL बिफोर 18 दिसंबर 2024। इस सवाल के अंदर हमेशा याद रखेगा 2 रिक्वायरमेंट है। सही है, तो ए के अंदर 2 रिक्वायरमेंट है। ये जो हमारे पास है ये A1 है, ये जो हमारे पास है ये A2 है। तो ए के अंदर इटसेल्फ 2 रिक्वायरमेंट है। तो कह सकते हैं कि जी रिक्वायरमेंट जब 2 है तो इसका मतलब एक रिक्वायरमेंट 4 नंबर की होगी, दूसरी 4 नंबर की होगी, या 5 नंबर की या 3 नंबर की या 6 नंबर की या 2 नंबर की, एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमारे पास, एनालाइज द नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल टू ईच शेयर होल्डर ऑफ ZFL अदर देन इंडिविजुअल शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ अपकमिंग इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। तीसरी चीज, डिस्कस वेदर एनी एक्सप्लेनेशन आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, इग्नोर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशन। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है तो किसकी है भाई, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है या फिर पब्लिक सेक्टर रूल्स की है, ये चीज़ हमें थोड़ी सी असेस करनी पड़ेगी। अब हम सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल में सबसे पहली चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, ज़ेब्रा वुड फूड्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रोजन फूड्स। ZFL हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि 50 मिलियन शेयर्स है कंपनी के पास। द नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ ZFL इज स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द EOGM और 18 दिसंबर 2024 ये हमारे पास इलेक्शन होने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड विल रिमेन द सेम एज इन द प्रीवियस इलेक्शन एंड ZFL हैज़ नो प्लान टू ऑल्टर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। तो जो नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं वो भी सेम रहेंगे और जो कॉम्पोजिशन है वो भी सेम रहेगी। सही है, इसने पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग आपको बता दिया। इसने कहा CJ के पास इतने हैं, RL के पास इतने हैं, PBL के पास इतने हैं, ML के पास इतने हैं, और उसके साथ उसने कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी इसने आपको प्रोवाइड करके दे दी है। ठीक है, और फिर उसने कहा कि जी जो प्रेजेंट बोर्ड है ना, वो प्रेजेंट बोर्ड में हमारे पास ये है। तो ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास हैं। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 8 डायरेक्टर्स हैं। सही है, और कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे, 3 डायरेक्टर्स आपके पास एग्जीक्यूटिव रहेंगे और 3 डायरेक्टर आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। Hamza Suleiman, CFO and Company Secretary of ZFL, has received the notice of intention to act as a director of ZFL from the following members in the respective categories। और फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कितने लोग कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी एप्लीकेशन CFO कंपनी सेक्रेटरी के पास आई है। फीमेल डायरेक्टर में कौन कॉन्टेस्ट करने जा रहा है उसकी आई है। अदर डायरेक्टर्स में कौन करने जा रहा है उसकी आ रही है। सही है, ये सवाल अगर हमने सारा पढ़ते हैं तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है। अगर आप सवाल की रिक्वायरमेंट को देखें, ईच मेंबर फॉर इलेक्शन किस चीज़ के लिए है, इलेक्शन है डायरेक्टर के लिए। एनालाइज द नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल टू ईच शेयर होल्डर, ईच शेयर होल्डर को नंबर ऑफ वोट्स किस लिए कास्ट करना है, फॉर द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। सही है। तीसरी चीज़, डिस्कस वेदर एनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड। मैं सवाल वापस से आपके साथ रीड करूंगा, लेकिन सवाल को अगर चले मैं एक काम ये करता हूँ कि एक बार ऐसे रीड करता हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे पास है, हमारे पास फीमेल डायरेक्टर है, हमारे पास अदर डायरेक्टर है। तो एक चीज़ सवाल पढ़ के जो मुझे समझ में आती है ना, जो समझ में आती है वो समझ में ही आती है, assess the eligibility of each member for the election based on the given information and discuss the action required to be taken by the ZFL before 18 दिसंबर 2024। Analyze the number of votes available to each shareholder and discuss whether any explanation is required। Assess the eligibility of each member, हर मेंबर की एलिजिबिलिटी किसके बेसिस पे डिस्कस करनी पड़ेगी, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिस्कस करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ये लोग आए हैं, फीमेल डायरेक्टर में ये आई हैं, अदर डायरेक्टर्स में ये आई हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरीके का सवाल होगा ना बच्चों, आपने सबसे पहला काम क्या करना है
किताब रेफर नहीं करनी है आपने, सवाल जब आपने पूरा पढ़ना है ना, तो आपने सबसे पहले देखना है कि मेरी बाइबल क्या है। सही है, मेरी बाइबल क्या है। क्या मतलब इसका कि जो मैं आपको बार बार एक चीज़ समझाता हूँ कि मेरे पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे पास पेरेंट्स हैं, और मेरे पास फिर आप कह लें चिल्ड्रन है। हमेशा याद रखिएगा, सिंपल सी जो मैं बार बार आपको लॉ की एक चीज़ समझाता हूँ वो याद रखिएगा। सही है। तो सबसे पहली चीज़, क्या डायरेक्टर्स के बारे में चीज़ें ग्रैंड पेरेंट कंपनीज एक्ट में, सही है, कंपनीज एक्ट पहला कानून है ना हमारा, उसके बाद हमारे पास फर्दर लॉज एंड रेगुलेशन आते रहते हैं। तो क्या कंपनीज एक्ट में हमारे पास डायरेक्टर्स की चीज़ें कवर्ड है? यस सर, कवर्ड है। ये सर बाइबल में डिसाइड कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, फिर हम पेरेंट्स की तरफ आते हैं। जब हम पेरेंट्स की तरफ आते हैं या चिल्ड्रन की तरफ आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, कंपनीज एक्ट में हमारे पास डायरेक्टर से रिलेटेड चीज़ें कवर्ड है, और इसी कंपनीज एक्ट में कहीं जगह पे मजीद चीज़ों में लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब। और वो प्रिस्क्राइब किसने चीज़ें करी है? वो प्रिस्क्राइब पेरेंट्स ने करी है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ने हमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन हो गई। दूसरी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। तीसरी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई पब्लिक सेक्टर रूल्स हो गए। सही है। तो मैं ये कह सकता हूँ ग्रैंड पेरेंट हमारा कंपनीज एक्ट, और फिर उसके बाद नीचे हमारे पास मजीद चीज़ें डिस्क्राइब्ड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन में, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, पब्लिक सेक्टर रूल्स में। अगली चीज़ मुझे सवाल में ये चेक करनी है कि क्या सवाल में मेरे पास कंपनी है कौन सी? सवाल में कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी भाई पब्लिक सेक्टर कंपनी भी हो सकती है। सही है। इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस। और जो शेयर होल्डर है, क्या शेयर होल्डर में अदर इंफॉर्मेशन में जाके देखना पड़ेगा कि कहीं गवर्नमेंट के पास तो कोई होल्डिंग नहीं पड़ी हुई। तो सीजी जापानीज बेस्ड कंपनी है, आरएल अप्लाइड फॉर लिस्टिंग है, पीबीएल इज अ सब्सिडियरी ऑफ दानिश होल्डिंग है, एमएल हैज प्रोवाइडेड लोन ऑफ 50 मिलियन। तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि जी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। सही है। अगर पेपर में समझ में ना आ रहा हो, या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई और आपने चेक करना हो पब्लिक सेक्टर कंपनी है कि नहीं है, तो ओपन बुक में जाके हम एक काम ये कर सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन क्या मींस अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज। तो वोटिंग सिक्योरिटीज 51% जो है वो गवर्नमेंट के पास सवाल में नहीं लिखी हुई। सही है। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो बाइबल आपने बनाई थी, आपने कहा था बाइबल में कोई एतराज नहीं है, बाइबल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये कि सवाल में मेरे लिए पब्लिक सेक्टर रूल्स जो हैं वो रेलिवेंट नहीं होंगे। तो बाइबल को थोड़ा सा श्रिंक करना है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अब जो मैंने ओपन बुक पॉलिसी में चीज़ों को रेफर करना है वो अब मैंने सिर्फ इन 3 चीज़ों में करना है। कंपनीज एक्ट में करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड रेगुलेशन में करना है, और फिर मैंने अगली चीज़ जो करनी है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में करनी है। सही है। तो मुझे थोड़ा सा और समझ में आ गया कि मेरा आंसर अब इन्हीं जगह से ड्राफ्ट करना है, और मैंने इन्हीं चीज़ों को देख के अब आंसर को ड्राफ्ट करना है। सही है। ये हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। अच्छा, अब इस सवाल को अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके चलें, सवाल की पहली रिक्वायरमेंट, असेस द एलिजिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर फॉर द इलेक्शन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस द एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय कंपनी ऑन और बिफोर 18 दिसंबर। तो कंपनी ने क्या करना है वो भी बताना है, और एलिजिबिलिटी भी आपने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम चीज़ कर लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। सही है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की असेसमेंट, क्या ये बंदे एलिजिबल है भी कि नहीं। सबसे पहले देख लें कि पिछले साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन थे? बाबर जिया था, सदफ खान थी। ये 2 बंदे जो थे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हुए थे इस साल। और वो कह रहा है कॉम्पोजिशन सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जी इस बार भी 2 डायरेक्टर ही इलेक्ट होंगे, लेकिन कॉन्टेस्ट तो 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। तो मैंने ये चेक करना है कि वो एलिजिबल है भी कि नहीं। बाबर जिया, ये रहा शख्स बाबर जिया, वॉज इनिशियली इलेक्टेड टू ZFL बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दिसंबर 2021। ही इंटेंड टू कंटिन्यू सर्विंग ऑन द बोर्ड। सही है। तो इसका मतलब है एक शख्स बाबर जिया जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था 2021 में, वो अब वापस से, तो 2021 से लेकर 2024 तक उसकी एक टर्म हो चुकी है। क्या वो मजीद एक टर्म के लिए या मजीद 2 टर्म के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि मैं फौरन से पहले जाता हूं कंपनीज एक्ट की तरफ। ठीक है। मैं फौरन से कंपनीज एक्ट की तरफ जाता हूं, और कंपनीज एक्ट में जो ग्रैंड पेरेंट है मेरा, सही है बच्चों, जो ग्रैंड पेरेंट है, तो ग्रैंड पेरेंट कहता है कि मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इंडिपेंडेंट मींस अ डायरेक्टर हु इज नॉट कनेक्टेड, डज नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप वेदर पेक्यूनियरी अदरवाइज विद द कंपनी, इट्स एसोसिएटेड कंपनी, सब्सिडी होल्डिंग कंपनी डायरेक्टर, एंड ही कैन बी रीजनली परसीव्ड टू बी this provided that without prejudice to the generality of this subsection to no director shall consider independent if one or more of the following circumstances exist. सही है। He has served on the board for more than 3 consecutive terms
फ्रॉम द डेट ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। सवाल में मैं पहले कंक्लूड कर चुका हूं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, तो मुझे इस वाली इंफॉर्मेशन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल बी डीम्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर अ लैप्स ऑफ 1 टर्म। सही है, तो इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है बिकॉज ये लैप्स वाली तो कहानी है नहीं। तो इसका मतलब है एक नॉर्मल लिस्टेड कंपनी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। इसका अभी 1 टर्म हुआ है, तो मैंने फौरन से इसको रेफर करके मैंने ये कहा। अगर आप कंपनीज एक्ट से भी देखें तो कंपनीज एक्ट में हमारे पास सेक्शन 166 है, सारी की सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो रेलिवेंट चीज़ थी, जो रेलिवेंट जगह थी, वहाँ से मैंने चीज़ें लिख के उसको बता दी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ग्रैंड पेरेंट ने आपको बताया है कानून इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, मजीद क्या इन्फॉर्मेशन होगी, वो फिर पेरेंट्स ने आके बताया, अगली नस्ल वालों को कैसे बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्शन की जो रेगुलेशन हमारे पास। सही है, अच्छा। और मजीद उसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा ऐसा है जो कि लिस्टेड है और दूसरा बच्चा ऐसा है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो मजीद उसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो फिर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये माइंडसेट से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो आप यहाँ पे जब लेके चले आपने चीज़ों को, तो आपने लॉ सामने रखा। अब मेरी बात सुनिए कि ड्राफ्ट कैसे करना है बच्चों। उल्टे हाथ पे आपके पास जो स्क्रीन होगी उसमें आपने लॉ को सामने रखा, लॉ क्लिक कर लिया ना आपने कहा यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनीज एक्ट में मेंशन है। सही है, मुझे रट्टा लगाने की जरूरत है कुछ नहीं, बट मुझे इतना पता है कि लॉ में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी गई। मैं वहाँ पे गया और मैंने कहा हाँ यार इस डेफिनेशन के लिहाज से ये बंदा जो है वो एलिजिबल है। आपने सिर्फ इतना लिखना है, पेपर में सिर्फ इतना लिखना है, लॉ पूरा नहीं छापना, आपने लॉ सामने रखना है उल्टे हाथ पे जो स्क्रीन आपको दी हुई होगी। सही है, और जब आप लिखने बैठेंगे तो आपने सिर्फ इतना कहना है कि एज पर सेक्शन 166, बिकॉज जब आपने लॉ खोला तो सेक्शन आपके सामने है ना, तो एज पर सेक्शन 166 इसको, जो कि नॉर्मल कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, और इसको अभी तक 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं हुए, इसको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं हुए, इसको एक ही टर्म हुआ है और ये उसका अगला सेकंड टर्म है। देयरफॉर ये एलिजिबल है फॉर दी टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सही है, सवाल को ही आपने देखना है, सवाल को ही आपने देखना है और सवाल के सामने सेक्शन को सामने रखना है और सेक्शन को सामने रख के आपने आंसर ड्राफ्ट करना है। सही है, सेक्शन को सामने रख के आपने आंसर ड्राफ्ट करना है। He has served on the board for more than 3 consecutive terms। तो आपने इसी चीज़ को सामने रख के रीड्राफ्ट कर दिया कि मिस्टर अली, मिस्टर नदीम जो भी बनता है हैज़ नॉट सर्व्ड ऑन द बोर्ड फॉर मोर देन 3 consecutive terms from the date of his first appointment, that is 2021। Therefore he is considered to be the independent director and eligible to contest for the election of director सही है, eligible to contest for the election based on the given। तो इस तरीके से आपने आंसर को ड्राफ्ट करना है बच्चों, ठीक हो गया। तो पहली चीज तो मैंने बाबर जिया के बारे में ये लिख दी। बाबर जिया इज एलिजिबल टू कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैविंग सर्व्ड ओनली 1 प्रायर टर्म ऑन द बोर्ड। सही है, हैविंग प्रायर टर्म ऑन द बोर्ड। सही है, अच्छा। अगले इस पे हम आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। अगला जो बंदा आया वो मोइन हसन आया। मोइन हसन हैज़ 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ टैक्स लॉयर एंड हैज़ ऑब्टेन्ड डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन इन नवंबर 2024। मोइन हसन, मैंने कहा ग्रैंड पेरेंट कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन मेरे सामने है। जब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन के सामने गया तो मैंने कहा एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये सारे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया दिए हुए इसने। सही है, द मैनर and procedure of selection of independent director on the data bank who fulfills the qualification। सर ये जो पार्ट सवाल आया है ये क्वालिफिकेशन से आया है मेरे बच्चों, ये जो सवाल आया है हमारे पास ये क्वालिफिकेशन से आया है, ये क्वालिफिकेशन से आया है, ये क्वालिफिकेशन से आया है। सही है, जब ये सवाल मेरे पास क्वालिफिकेशन से आया है, shall be specified by the commission, तो ग्रैंड पेरेंट ने मुझे नहीं बताया, तो shall be specified by the commission, तो ये कहाँ पे बताया गया होगा? अब ये इससे नाम से लेके द मैनर एंड प्रोसेस सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बच्चे इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेगुलेशन में जाना पड़ेगा, और जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेगुलेशन में फौरन से जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा मोइन हसन के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पर्सन लिखा हुआ है। सवाल में हेडिंग सवाल की रिक्वायरमेंट एलिजिबल क्राइटेरिया, और सवाल में और लॉ में लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पर्सन। एनी पर्सन, कौन पर्सन? मोइन हसन डिजायर्स ऑफ इंक्लूडिंग हिज और नेम ऑन द डेटा बैंक रेफर्ड इन रेगुलेशन 3 शैल फुलफिल द फॉलोइंग एजुकेशन अदर रिक्वायरमेंट, नेमली पर्सन हु इधर होल्ड एटलीस्ट अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इसके पास है अप्रूव बाय द HEC and has at least 5 years of relevant experience in one or more of the field, law, finance। इसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों? इसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? इसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास डिग्री तो है लेकिन इसके पास जो एक्सपीरियंस है 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपने ये लिखना है सब सिंपल सा कि जी चूँकि मोइन हसन के पास जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मोइन हसन के पास डिग्री है लॉ में
लेकिन उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि 4 साल का एक्सपीरियंस है, देयरफॉर ये एलिजिबल नहीं है टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? तो जो लिखा हुआ है जो सवाल में उसको आपने लिखना है और फौरन से अच्छा से एक आंसर ड्राफ्ट करना है। मोइन हसन डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, consequently his name cannot be entered into the independent directors data bank and he is ineligible to contest the election as a। समझने की कोशिश करें क्यों इनएलिजिबल है, बिकॉज उसका नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिस्ट में आएगा ही नहीं। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिस्ट में ही नहीं आएगा तो जितनी भी कंपनीज है उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस लिस्ट में से ही करना है, उसके अलावा कर ही नहीं सकते। डन हो गया भाई? तीसरा जो बंदा है भाई वो शाहिद सलमान है। शाहिद सलमान का 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, 6 साल का एक्सपीरियंस है। However, he has not yet obtained the डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन। उसने डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन नहीं ले लिया, लेकिन उसका 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो उसका मतलब है लॉयर है तो उसके बाद डिग्री होगी प्लस उसके बाद 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके पास डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, अगर हम एक चीज़ देखें तो जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपको बताता है, अगले उसमें सेक्शन में जाते हैं डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट रेगुलेशन में, वो कहते हैं एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड इलेक्टेड और बोर्ड शैल कंप्लीट द डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। सही है? कब? विद इन 12 months ऑफ सच अपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब है बोर्ड में अपॉइंट होने के लिए या कंटेस्ट करने के लिए ये कंडीशन नहीं है कि आपने डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट की हुई है। लॉ आपसे ये कहता है कि जब आप बन जाएं, जब आप इलेक्ट हो जाएं या जब आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो उसके डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, प्रोवाइडेड दैट कि जब आप इलेक्ट हो जाएं तो उसके 12 महीने के अंदर आप अपने डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब है भाई, इसका मतलब होगा कि शाहिद हसन जो है वो एलिजिबल है। हमारा आंसर की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या वो एलिजिबल? तो हमने आंसर भी ऐसे ड्राफ्ट करना है, यस एलिजिबल है टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन एज ही मीट्स बोथ द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। 2 रिक्वायरमेंट जरूरी है कंटेस्ट करने के लिए, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 18 दिसंबर 2025 तक कर सकता है, बिकॉज इलेक्शन 18 दिसंबर 2024 को हो रहे हैं, तो 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर करना होता है। डन हो गया भाई यहाँ पे? अच्छा, तो ये हमने 3 चीज़ें इसको यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जो हमारा आंसर है वो कंपनीज एक्ट 2017 से भी है, और यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि सवाल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो रेगुलेशन है वो यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट करेगी। डन हो गया बच्चों? थोड़ा सा आगे जाते हैं फीमेल डायरेक्टर्स में। फीमेल डायरेक्टर में सदफ खान हैज़ बीन सर्विंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन ZFL बोर्ड सिंस दिसंबर 2015। शी इंटेंड्स टू कंटिन्यू सर्विंग ऑन द बोर्ड। ये सेक्शन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। दिसंबर 15 से दिसंबर 18 एक टर्म हो गई, 18 से 21 2 टर्म हो गई, 21 से 24 जब 18 दिसंबर 2024 आएगी तो उसको 3 टर्म हो चुके होंगे। सही है? उसको 3 टर्म हो चुके होंगे प्यारे बच्चों। पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, 3 टर्म हो जाएंगी। जब इसको 3 टर्म्स ऑलरेडी हो चुकी हैं तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती, किसी और के लिए कॉन्टेस्ट कर सकती है, लेकिन सदफ खान जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। शी इंटेंड्स टू कंटिन्यू सर्विंग ऑन द बोर्ड। तो अगर वो कंटिन्यू करना चाहती है तो वो एज अ फीमेल डायरेक्टर कैटेगरी में कर ले, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कर ले, लेकिन एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ये अब आपके बोर्ड में सर्व नहीं कर सकती। सदफ खान रिमेन्स eligible to contest in the female director category despite having served 3 consecutive terms as independent director। सही है? तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में कवर नहीं कर सकती, आपने वहां से आपको पता। Vanya Mujib, an expert in human resource, currently serves as a director of 7 listed companies including Popular Books Limited and Danish Holding Limited। सही है? वनिया मुजीब जो है वो करंटली सर्व कर रही है। अच्छा, वनिया मुजीब अगर आप देखें तो सदफ खान तो ऊपर थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैटेगरी में, तो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैटेगरी में नहीं कर सकती। और ये जो बंदी है वानिया मुजीब, ये वानिया मुजीब आपके पास नहीं थी, तो इसका मतलब है अब ये कंटेस्ट करने आ रही है। जब ये कंटेस्ट करने आ रही है तो वनिया मुजीब जो है वो एक्सपर्ट बंदी है। सही है भाई? करंटली सर्व कर रही है डायरेक्टर ऑफ 7 लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग पॉपुलर बुक्स एंड दानिश होल्डिंग लिमिटेड। वनिया जो है वो आपके बोर्ड में अभी नहीं है, जब वो आपके बोर्ड में आएगी तो 7 में ऑलरेडी है, प्लस अगर 1 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा मेरे बच्चों, 8 हो जाएगा। और आप यहाँ याद रखें कि लॉ में एक सेक्शन है जो कि आपसे कहता है कि जी 7 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज में आप सर्व नहीं कर सकते, 7 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज में आप सर्व नहीं कर सकते। ठीक है? जब 7 से ज़्यादा कंपनीज में आप सर्व नहीं कर सकते तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि पॉपुलर बुक और दानिश होल्डिंग लिमिटेड। तो इसको देख लेते हैं। जब ये सवाल में पॉपुलर बुक और दानिश होल्डिंग लिमिटेड को रेफर कर रहा है तो ये है क्या? पॉपुलर बुक लिमिटेड इज़ अ सब्सिडरी ऑफ दानिश होल्डिंग लिमिटेड। तो दानिश होल्डिंग लिमिटेड और पॉपुलर बुक्स लिमिटेड, सही है? और ये हमारे पास सब्सिडरी कंपनी है, ये हमारे पास होल्डिंग कंपनी है। सही है? तो इसको मिला के साथ है, अगर ये यहाँ पे एलिजिबल होती है, कंटेस्ट करती है ZFL में, तो 8 हो जाएंगी। लेकिन क्या ये काउंटिंग 2 कंसीडर की जाएगी या 1 कंसीडर की जाएगी? तो फौरन से हम आए सेक्शन 155 के ऊपर। No person shall, after the commencement of this act, hold office as a director, including as an alternate director at the same time in more than such number of companies as may be specified,
प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट शैल नॉट इंक्लूड द डायरेक्टरशिप इन अ लिस्टेड सब्सिडरी। कहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया होगा? सर कैसी बात कर रहे हैं, सही है। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी है। कहाँ पे होगा? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होगा। तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाए, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है, जो कि नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एक्जैक्टली इसी सेक्शन 155 से लिंक हो रहा है। इट इज मैंडेटरी दैट नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड और होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ मोर देन 7 listed companies simultaneously extract the companies act provided that this limit shall not include the directorship in a listed subsidiary। सही है। अच्छा सर, एक सवाल में मसला ये है कि सर ये कैसे पता चला आपको कि ये पॉपुलर बुक्स लिमिटेड और ये दानिश होल्डिंग लिमिटेड जो है ये दोनों लिस्टेड कंपनी है, और ये जो पॉपुलर बुक्स लिमिटेड है दानिश होल्डिंग लिमिटेड की सब्सिडरी तो है लेकिन ये लिस्टेड कंपनी है। बच्चों सवाल में वो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि एज अ डायरेक्टर ऑफ 7 लिस्टेड कंपनीज का मतलब ये दोनों कंपनी जो हैं, ये दोनों कंपनी जो आपके पास है, ये दोनों कंपनी मेरे प्यारे बच्चों लिस्टेड कंपनीज हैं। सही है, ये दोनों कंपनीज आपके पास लिस्टेड कंपनीज है। तो इसकी काउंटिंग 1 होगी, 2 नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये एलिजिबल है टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। सही है। तो फीमेल डायरेक्टर में हमारे पास सदफ खान थी फीमेल डायरेक्टर में, प्लस हमारे पास एक और बंदी एलिजिबल हो गई है। कौन बंदी एलिजिबल हो गई है? वनिया मुजीब एलिजिबल हो गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हमने फीमेल डायरेक्टर भी कर लिया। अदर डायरेक्टर्स, जुनैद शाह, करीम आसिफ एंड जैन मुनीर इंटेंड टू कंटिन्यू सर्विंग ऑन द बोर्ड। जुनैद शाह, करीम आसिफ एंड जैन मुनीर, ये तीनों वापस से इंटेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर अगर वो पिछले साल बोर्ड में थे तो कोई एज सच क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज सच कोई चीज़ यहाँ पर उनके लिए एप्लीकेबल है नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन के ऊपर अप्लाई होगी नहीं, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के साथ वो आपसे कह रहा है कि जी राशिद ज़हीर इंटेंड टू कंटिन्यू सर्विंग ऑन द बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। जो राशिद ज़हीर आपके पास है ये रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, तो ये बिल्कुल कंटेस्ट कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। और फिर एक और बंदा लिखा हुआ है वारिस रिजवान, अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज़ 20 years of experience serving on the board of various companies इंक्लूडिंग रबर लिमिटेड। सही है। वारिस रिजवान जो है, तो ये वारिस रिजवान की क्या कहानी है भाई? वारिस रिजवान साहब जो है ऊपर कहीं पे भी मौजूद नहीं है, ये नए बंदे आ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 20 साल का एक्सपीरियंस है और ऑलरेडी वेरियस कंपनीज में सर्व कर रहा है इंक्लूडिंग रबर लिमिटेड। और ये रबर लिमिटेड कौन है भाई? ये रबर लिमिटेड है हैज़ अप्लाइड फॉर द लिस्टिंग ऑन द PSX। इसका मतलब ये है कि जब वो बहुत से बोर्ड में अप्लाई कर रहा है इंक्लूडिंग RL, और कल को अगर RL भी लिस्टेड हो जाएगी तो 7 लिस्टेड कंपनी ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये कंडीशन कंपनी को असेस करनी पड़ेगी इसके केस में कि कहीं ये 7 कंपनी से ज़्यादा तो डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर रहा। तो एलिजिबिलिटी असेसमेंट ऑफ अदर डायरेक्टर जुनैद खान, करीम आसिफ, जैन मुनीर सर्व एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। राशिद ज़हीर सर्व एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग minority shareholder. Waris Rizwan eligibility depends on whether the number of listed company in which he hold directorship including this is fewer than 7 excluding the directorship in the listed subsidiary। तो जो लॉ ऊपर हमने लिखा था वही लॉ वापस से नीचे हमने लिख दिया प्यारे बच्चों। सही है। अब वो आपसे कहता है एक्शन मुझे बताएं। तो बच्चों अभी तक हमने जो आंसर लिखा वो हमने आंसर लिखा है इसका, assess the eligibility of each member and discuss the action required to be taken by ZFL before 18 दिसंबर 2024। सही है। अब वो कह रहा है बताएं कि आपने कंपनी ने क्या एक्शंस लेने होंगे। सिंपल सा सवाल प्यारे बच्चों, सिंपल सा सवाल। कंपनी ने क्या एक्शन लेने होंगे भाई? कंपनी ने ये एक्शन लेने होंगे। सबसे पहले सेक्शन 166 ही देखूं। 166 आपसे कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन में मैंने बना दिया, सब कुछ बना दिया। वहाँ से अगर आप कोई बंदा सेलेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने ड्यू डिलिजेंस करनी है। कंपनी को कहता है आपने ड्यू डिलिजेंस करनी है कि क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो एक इसका आंसर सेक्शन 166 है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम द डेटा बैंक रेफर्ड टू अबव एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल लाई विद द कंपनी। अगला जो इसका आंसर होगा सेक्शन 159 से होगा, ऑल नोटिस रिसीव बाय द कंपनी इन पर्सन ऑफ दिस शैल बी ट्रांसमिटेड टू द मेंबर्स नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। सही है। तो अगला जो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा वो हमारे पास होगा सेक्शन 159 से। सेक्शन 159 माइनॉरिटी शेयरहोल्डर को भी डिस्कस करता है और वहां पे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी मेरा एक आंसर होगा, द माइनॉरिटी मेंबर एज अ क्लास शैल बी फैसिलिटेटेड बाय द बोर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन डायरेक्टर बाय प्रॉक्सी सॉलिसिटेशन फॉर विच पर्पस द लिस्टेड कंपनी शैल annex to the notice issued under subsection 4 of section 159 Act a statement by a candidate from among the minority shareholder who serve to elect the board including a profile of the candidate, provide the information regarding the members and shareholding structure to the candidate on a request by the candidate and the cost of
of the company annexed to the notice issued under subsection 4 an additional copy of the proxy form duly filled in each such candidate। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अगर आप इसका आंसर देखो तो इसका आंसर सेक्शन 159 से भी मिलेगा आपको, सेक्शन 166 से भी मिलेगा और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी मिलेगा। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आंसर ड्राफ्ट करते हुए बार बार हर पार्ट को, हर इंस्टीट्यूशन को देखते हुए आपने बाइबल को लाजमी सामने रखना है, सही है। जब ऊपर पार्ट ए में आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन अप्लाई हुआ था तो इसका मतलब है कि पार्ट बी जो उसी का पार्ट सब पार्ट है उसमें भी आपको जाके उसका आंसर देखना पड़ेगा। जब कंपनीज एक्ट आपका पार्ट ए में अप्लाई हुआ था तो उसी पार्ट ए का जो सब पार्ट 2 था उसमें आपको जाके कंपनीज एक्ट देखना था। इसी तरीके से पार्ट ए में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई हुआ था तो आपको जाके पार्ट ए में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट भी देखनी होगी, बिकॉज लॉ बड़ा स्ट्रक्चर्ड है प्यारे बच्चों, सही समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज़ अगर वो बताता है एक जगह पे कि जी ये बंदा एलिजिबल है कि नहीं, तो वहाँ पे वो लाजमी आपको ये भी बताएगा कि कंपनी की क्या जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। तो मेरी सजेशन आपको क्या होगी? मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप जब रिवीजन कर रहे हो या कोई भी पास्ट पेपर कर रहे हो, आंसर मैटर नहीं करता, आपकी सोच मैटर करती है। अब जब आप लॉ पढ़ रहे हो, लॉ रिवाइज कर रहे हो, तभी मैंने कोशिश करा है कि मैंने अपनी किताब के अंदर अगर आप देखें तो डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डेफिनेशन के बाद मैंने फॉर्न सी चीज़ों का रेफर किया हुआ, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिक सेक्टर में बाकायदा तौर पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर COC में क्या होगा, उधर क्या होगा, वो सारी रेफर करिए। जब आप रिवीजन करने बैठे मेरे बच्चों, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपने बाइबल जो मैंने आपको बताई है वो रखनी है सामने। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे कवर्ड है, सही। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे कवर्ड है, यहाँ पे कवर्ड है, यहाँ पे कवर्ड नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करेगा इस माइंडसेट से चीज़ों को जॉट डाउन करते रहेगा, तब जाके इंशाल्लाह आपका पेपर लास्ट में पास होगा। वो कह रहा है पार्ट बी में एनालाइज द नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल टू ईच शेयर होल्डर ऑफ ZFL अदर देन इंडिविजुअल शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। ये 6 नंबर का सवाल था। इसके अंदर बस एक ट्रिकी पार्ट था बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास ये जो कंपनी है इसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है। जब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है तो वो आपसे कहता है कि जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। तो समझने की कोशिश करिएगा, आपके पास टोटल डायरेक्टर कितने हैं भाई, ये समझिएगा, बहुत टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ मैं, सही है। आपके पास टोटल डायरेक्टर है 8। हम अदर इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन में PBL एज ए सब्सिडी ऑफ दानिश होल्डिंग, ये हमने कवर कर लिया। RL हैज़ अप्लाइड फॉर लिस्टिंग ऑन द PSX, ये हम कवर कर चुके हैं। 2 इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे सवाल में नहीं आई, उसको हम पढ़ते हैं। CJ 17,550 शेयर्स हैं। CG इज़ अ जैपनीज़ कंपनी बेस्ड इन टोक्यो, तो ये एक जैपनीज़ कंपनी है बेस्ड इन टोक्यो। और मैंगो लिमिटेड आपके पास है, हैज़ प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 15 मिलियन टू ZFL, और इसने 15 मिलियन का लोन, 50 मिलियन का लोन प्रोवाइड करा है कंपनी को। तो अगर आप देखें और थोड़ा सा आप याद रखें मेरी किताब को, जिसमें मैंने बड़ी ज़बरदस्त इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दी है। कंपनी के 8 डायरेक्टर हैं, लेकिन 8 डायरेक्टर से जो इलेक्शन होंगे वो 7 के होंगे। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 8 डायरेक्टर हैं लेकिन जो नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स किए गए हैं वो 7 है। ये जो बंदा है नॉमिनेटेड बाय ML, नॉमिनेटेड बाय अब्बास हुसैन साहब, नॉमिनेटेड बाय ML। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिंक करता हूँ। ये तो लोन एग्रीमेंट के तहत आया है, तो इसके ऊपर इलेक्शन कुछ अप्लाई नहीं होंगे। जब तक लोन है तब तक ये रहेगा, लोन खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब है इसकी तो इलेक्शन होगी ही नहीं। इसने तो देखिए शेयर्स एक्वायर नहीं किया, इसने तो 50 मिलियन दिए आपको, सही है। 5 करोड़ रुपये इसने आपकी कंपनी में लगाए हुए, तो 5 करोड़ के शेयर्स देता तब वो अपना डायरेक्टर अपॉइंट करता। तो इसने अगर लोन एग्रीमेंट किया और आप उससे एग्री हुए कि ठीक है जी एक बंदा आपका भी बैठेगा हमारे पास, तो ये तसव्वुर नहीं किया जाएगा इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के लिए, सही है। इसके ऊपर मेरी किताब में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल थी, इसे मैंने कवर किया था। इसका मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर जो फिक्स्ड किए गए हैं वो 7 है, वो 8 नहीं है। अच्छा, अब जब 7 है हमारे पास बच्चों, अब जब हमारे पास 7 है तो 7 में वो कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। फीमेल डायरेक्टर कितनी थी, 1 थी। और बाकी हमारे पास अगर हम देखें सवाल में क्या लिखा हुआ है भाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 3 थे और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमारे पास 3 थे। अच्छा बच्चों, अब इसमें एक चीज़ सोचिएगा आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट, अच्छा वो सवाल में कह रहा है कॉम्पोजिशन सेम होगी, सवाल में कैटेगोरिकली मेंशन है एंड ZFL हैज नो प्लान टू ऑल्टर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। तो लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने थे, 2। तो इस बार भी कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। अच्छा, सदफ खान तो नहीं रही, सदफ खान तो फीमेल डायरेक्टर कैटेगरी मूव हो गई, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बचा बाबर जिया। क्या बाबर जिया कॉन्टेस्ट कर रहा था, यस बाबर जिया कॉन्टेस्ट कर रहा था। क्या मोइन हसन एलिजिबल था, मोइन हसन एलिजिबल नहीं था। क्या शाहिद सलमान 6 साल का एक्सपीरियंस, ये एलिजिबल था, सर ये एलिजिबल था। तो इसका मतलब इस बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैटेगरी में
बाबर जिया है और कौन है भाई, और कौन है, शाहिद सलमान है। बाबर जिया है और शाहिद सलमान है। तो दो बंदे कंटेस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए है, और सीट भी कितनी रखी गई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, 2 रखी गई है प्यारे बच्चों। क्या इसमें इलेक्शन होंगे, क्या इसमें इलेक्शन होंगे? अनडिस्प्यूटेडली ये 2 बंदे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इलेक्ट हो जाएंगे। सही, इलेक्शन का फायदा ही नहीं है, 2 ही बंदे खड़े हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए और एक कैटेगरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, और 2 ही बंदे जो है वो आपके पास फॉरन से इलेक्शन के लिए डन हो जाएंगे। सही है, तो इन 7 में से 2 माइनस करें, हमारे पास बचे 5 जब बचे तो हमारे पास एक और कैटेगरी है फीमेल डायरेक्टर की। और फीमेल डायरेक्टर अगर आप लॉ को सामने रखें, मैं आपके सामने रेलिवेंट लॉज को सामने रखता हूं। रेलिवेंट लॉज के तहत अगर मैं सीओसीसी में आऊँ, सब्जेक्ट टू द सेक्शन 154 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, इट इज मैंडेटरी दैट द बोर्ड शैल हैव एटलीस्ट 1 फीमेल डायरेक्टर व्हेन इट इज रिकंसिडर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स करंट टर्म। सही है, तो एक फीमेल डायरेक्टर होना तो जरूरी है भाई, एक फीमेल डायरेक्टर तो होना जरूरी है। अच्छा, जब एक फीमेल डायरेक्टर होना जरूरी है तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास करंटली कितनी फीमेल डायरेक्टर थी भाई? आपके पास करंटली कितनी फीमेल डायरेक्टर थी? आपके पास करंटली फीमेल डायरेक्टर थी पिछले साल एक ही थी फीमेल डायरेक्टर, और एक ही रिक्वायरमेंट है और कॉम्पोजिशन सेम है। सही है, आप यहाँ पूरी लिस्ट में देखें फीमेल डायरेक्टर और कहीं नहीं है। सही है, इस बार जो है सदफ खान तो फीमेल डायरेक्टर के लिए कंटेस्ट करने जा रही हैं, और वनिया मुजीब जो है एक्सपर्ट है ह्यूमन रिसोर्स में, करंटली सर्व द डायरेक्टर ऑफ 7 लिस्टेड कंपनीज, पॉपुलर बुक्स लिमिटेड, दानिश होल्डिंग लिमिटेड। और ये जो है ये भी आपके पास जो है, तो इसका मतलब फीमेल डायरेक्टर की कैटेगरी में कितने लोग हैं भाई? 2 लोग हैं। सिर्फ फीमेल डायरेक्टर की कैटेगरी में 2 लोग हैं, और 2 लोग जो कंटेस्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, और आपने कॉम्पोजिशन सेम रखना है। मतलब आप कहेंगे यार इस बार एक ही फीमेल डायरेक्टर रहेगी, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्शन जो होगा वो फीमेल डायरेक्टर के लिए हो रहा होगा। क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में इलेक्शन होंगे? सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में इलेक्शन नहीं होंगे। क्या फीमेल डायरेक्टर में इलेक्शन होंगे? यस सर, फीमेल डायरेक्टर में इलेक्शन होंगे। क्यों? जो कॉन्टेस्ट करा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो भी 2 है, इलेक्शन भी 2 करना है, मसला नहीं है। सही है, फीमेल डायरेक्टर में एक कॉम्पोजिशन थी, कंटेस्ट करने हैं 2 बंदे, सर इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपके पास कितने बचे? जब मैं अदर डायरेक्टर करूं इसके अंदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव मिला के, तो बाकी डायरेक्टर जो आपके पास बचे वो बाकी डायरेक्टर आपके पास बचे 4। सही है, बाकी डायरेक्टर बचे 4, 2 + 1 3, 3 + 4 = 7। बाकी डायरेक्टर आपके पास बचे 4। अब जब ये 4 डायरेक्टर होंगे तो इसमें भी इलेक्शन आपकी हो रही होगी। जब इसमें इलेक्शन हो रही होगी तो इलेक्शन है क्या? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टर्स फिक्स। सही है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टर। अब यहाँ डायरेक्टर कितने होंगे प्यारे बच्चों? डायरेक्टर कितने होंगे? जितने आपने डायरेक्टर इलेक्ट करना है। इलेक्ट कौन सी कैटेगरी में करना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में इलेक्शन हो रहा है? नहीं। फीमेल डायरेक्टर में इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ। कितने डायरेक्टर इलेक्ट हो रहे हैं? 1 हो रहा है। सही है, आप 1 हो रहा है, कितने में से? 2 में से हो रहा है। सही है, तो आपको जो नंबर ऑफ वोट्स निकलेंगे वो 1 को मल्टीप्लाई करके निकलेंगे। अच्छा, बाकी जो अदर डायरेक्टर्स की इलेक्शन होगी तो कितने डायरेक्टर सेलेक्ट होने जा रहे हैं? अदर डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर सेलेक्ट होने जा रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे किससे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके 4 से। तो अगर आप टेक्निकली देखें 4 + 1 + 2 इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन 2 वोट आपके लग चुके ना, बिकॉज आपने इन्हीं को इलेक्ट करना था, तो 7। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो फिक्स थे डायरेक्टर के टर्म के लिए वो 7 थे, और आपके पास 7 होगी, लेकिन उसकी बाइफिकेशन ऐसी होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 2 वोट आपके जा चुके हैं। फीमेल डायरेक्टर में आप क्योंकि एक फीमेल डायरेक्टर इलेक्ट करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ वोट्स जो अवेलेबल होंगे पर शेयर वो 1 होगा। रिमेनिंग आपके पास बचे 4 अदर डायरेक्टर्स, और उसके लिए आपके पास 4 होंगे। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो देख लें आप। और इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो बंदा है जापानीज कंपनी है बेस्ड इन टोक्यो, और जापानीज कंपनी बेस्ड इन टोक्यो, उसने शेयर्स भी खरीदा हुआ है, और ये बाहर फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और उसने अपना एक डायरेक्टर भी नॉमिनेट किया हुआ है। कहाँ डायरेक्टर नॉमिनेट किया हुआ है? नॉमिनेटेड बाय सीजी। जो जयार साद है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये नॉमिनेटेड बाय सीजी है, और सीजी क्या है? एक जापानीज कंपनी है बेस्ड इन टोक्यो। तो इसका मतलब है अगर आप लॉ में देखें, लॉ को सेक्शन को देखें, सर्टेन प्रोविजन नॉट टू अप्लाई टू डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग स्पेशल इंटरेस्ट, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फंड, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, जापान टोक्यो। सही है। For the purpose of nominating director referred in clause A, B and C, and the number of votes computed in the manner laid down in sections 5 are proportionate to the number of votes required to elect the director. If they had offered themselves for the election, shall stand excluded from the total number of votes available. Total number of votes के पास कितने अवेलेबल हैं? मल्टीप्लाई बाय 4 अवेलेबल, बिकॉज जिस कैटेगरी में वो कंटेस्ट करने जा रहा है उस कैटेगरी के लिए उसको माइनस करने पड़ेंगे बच्चों, उसको माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसके आंसर को आपके साथ डिस्कस करूँ, तो हमारे पास 4, 1, 5 होते हैं। सर डायरेक्टर तो 7 थे, 2 के जगह 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, 2 ही कंटेस्ट कर रहे थे, 2 ही इलेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, वो अनअपोज सेलेक्ट हो गए। सही है। जब वो 2 हो गए तो 7 में से 2 माइनस कर दे, बचे 5 की 2 कैटेगरी से, एक फीमेल डायरेक्टर है, एक अदर डायरेक्टर्स है। फीमेल डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, एक फीमेल डायरेक्टर इलेक्ट होगी, कंटेस्ट करने जा रही है, 2 करने जा रही है, तो इलेक्शन करवाना जरूरी है, इलेक्शन होंगे। और जब इलेक्शन होंगे तो CG, RL, PBL, ML, इनके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स फॉर द इलेक्शन, कितने फिक्स किए गए फीमेल के लिए? 1।
सही है, 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 7 तो सारी कैटेगरीज के लिए है। फीमेल के लिए कितने फिक्स किए गए, एक फीमेल फिक्स की गई है, तो आपके पास वोट भी एक होंगे, सही है। तो आप यहाँ पे बैठ के आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ वोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, सही है। जब अदर डायरेक्टर्स की कैटेगरी आएगी, अदर डायरेक्टर्स की कैटेगरी आएगी, सेम नंबर ऑफ शेयर्स आपने लिए, नंबर फिक्स फॉर द इलेक्शन कितना है, इनमें से आपको 4 डायरेक्टर अलग करना है। 2 इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, एक फीमेल हो चुकी है, बचे 4। तो अब इनमें से जो अदर शेयर्स डायरेक्टर्स बचे उनमें से आपको 4 डायरेक्टर्स जो है वो अलग करना है। जब आप 4 डायरेक्टर्स अलग करेंगे तो आपके नंबर ऑफ वोट्स कैसे निकले, स्ट्रेट आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 7200 वोट्स आपके पास आ गए। 7200 वोट्स जब आपके पास आ गए, सिर्फ और सिर्फ मसला आएगा जापान वाले के ऊपर। जापान वाला ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और जापान वाले ने एग्रीमेंट के तहत जो है वो अपना एक डायरेक्टर भी नॉमिनेट किया हुआ है। जब उसने अपना डायरेक्टर भी नॉमिनेट किया हुआ है तो यहाँ पे लॉ आपसे कहता है कि यार देखो, तुम्हारा तो डायरेक्टर ऑलरेडी एक नॉमिनेट है ना, सही है, तुम्हारी शेयर होल्डिंग में से जितने शेयर्स रिक्वायर होंगे डायरेक्टर को एक अपॉइंट करने के लिए, अलग करने के लिए, वो तुम अपनी शेयर होल्डिंग से माइनस कर दो, जो बच जाएंगे वो तुम्हारे पास वोटिंग राइट अवेलेबल होंगे। इसकी लॉजिक ये है, फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझे कि जापान वाले के पास नंबर ऑफ शेयर्स 100 है। जब जापान वाले के पास नंबर ऑफ शेयर्स 100 है और स्टेट, और समझे एक शेयर के अगेंस्ट एक इलेक्शन हमने करनी है, सही है, या 2 इलेक्शन करनी है, हमने 2 इलेक्शन करनी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 100 है इंटू 200 बनते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरे पास 200 वोट है। अब वो कहता है भाई तुमने तो अपना एक डायरेक्टर अलग कर लिया ना, तुम डायरेक्टर अलग कर ही नहीं सकते। अगर लॉ यूँ ड्राफ्ट कहता तो जापान वाले के साथ जाती हो जाती। जापान वाला कहता है यार सही है, मेरा एक डायरेक्टर नॉमिनेट है लेकिन मेरे पास 100 शेयर्स हैं यार, 100 शेयर्स है, एक डायरेक्ट, अच्छा बहस चली जापान वाले और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट बहस चली, सही है। जापान वाले ने कहा लॉ आप तो ज्यादा कर रहे हो मेरे साथ, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, सही है, और एक और कंपनी है जो कि फॉर एग्जांपल चाइना में है, उसने भी अपना डायरेक्टर नॉमिनेट किया हुआ है, उसके पास जो शेयर्स हैं वो 10 हैं उसके पास, तो वो 10 शेयर्स के बेसिस पे अपना एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहा है, मैं 100 शेयर्स के बेसिस पे अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहा हूं। तो एक काम ये करते हैं ना यार, जितने नंबर ऑफ शेयर्स या वोट्स चाहिए एक बंदे को नॉमिनेट करने के लिए, अलग करने के लिए, वो हमारी होल्डिंग से भी माइनस कर दें, वो चाइना वाले की होल्डिंग से भी माइनस कर दें, सही है। जो बच जाएगा फिर उसके ऊपर हम फेयर खेलेंगे, एक प्लेइंग फील्ड और लेवल फील्ड हमारे पास हो जाएगी। तभी लॉ ने कहा कि जी जो नंबर ऑफ वोट्स जापान के पास है वो पूरे वोट्स हैं, लेकिन उसमें से वो अमाउंट आप माइनस कर दें जो नॉर्मली एक डायरेक्टर को अलग करने के लिए चाहिए होता है, सही है। तो अगर हम सवाल को पढ़ें प्यारे बच्चों, सवाल को पढ़ें तो सवाल में हमारे पास ये 50,000 शेयर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे, 4 से हो जाएंगे। 7 से ना करिएगा, 6 से ना करिएगा, 8 से ना करिएगा, 4 से क्यों करेंगे, बिकॉज जिस कैटेगरी में उसने नॉमिनेट करा है उस कैटेगरी में इलेक्शन होने जा रही है और उस कैटेगरी में उसका बंदा नॉमिनेटेड हुआ है, सही है। 50,000 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने, 2 लाख, सही है। 2 लाख वोट्स हैं, तो एक डायरेक्टर को इलेक्ट होने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे प्यारे बच्चों, डिवाइड करते हैं 4 से। तो इसका मतलब है अगर किसी डायरेक्टर के पास 50,000 रुपीज़ इन 1000 है, 50,000 वोट्स आ गए, 50,000 वोट्स पर इसका मतलब वो इलेक्ट हो जाएगा। तो जापान वाले से एग्जैक्टली यही कहा जाएगा, भाई आपके टोटल नंबर ऑफ वोट 70.2 है, लेकिन इसमें से 70.2 मिलियन है, लेकिन इसमें से 50 मिलियन जो है आप अपने वोट्स माइनस कर दीजिएगा, क्यों, बिकॉज इतने तो चाहिए ना एक बंदे को अलग करने के लिए। तो आपका तो बंदा ऑलरेडी इलेक्ट हुआ है, सही, नॉमिनेट हुआ है, तो उसको आप माइनस कर दें, रिमेनिंग जो बचेंगे वोट्स वो आप फिर कास्ट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, सही है। इफ सीजी मीट्स द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017, कौन सा सेक्शन में आपके साथ पढ़ चुका हूं, एंड कंटिन्यू टू नॉमिनेट वन डायरेक्टर, 50 million votes, 200 million divided by 4 will be deducted from the total number of votes available with CG for the election under the category of other directors। so, ये एक चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट थी यहाँ पे, सही है। हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, डिस्कस वेदर एनी एक्सप्लेनेशन आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। मैं फ़ौरन से बाइबल में आऊँगा, कहाँ गई बाइबल, और मैं कहूँगा कि बाइबल में अब जो ये पार्ट पूछ रहा है वो COCG से पूछ रहा है, पब्लिक सेक्टर रूल से नहीं पूछ रहा है, और COCG से पूछ रहा है। अब मैंने फ़ौरन से सवाल में गया और सवाल में मैंने देखा वो कह रहा है बताएं कौन से ऐसे मैटर है जो कि मुझे कंप्लायंस से बताने पड़े, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 हैं। फ़ौरन से कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाऊँगा, चेक करूँगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी है। इसी तरीके से मेरे पास जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कितने हैं, फ़ौरन से मैं लॉ में जाऊँगा, देखूँगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर मैं आपके पास बाइबल चेक करूं और मैं ये चेक करूँ कि मुझे लॉ को किस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो मैं फ़ौरन से एज़ पर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गया और मैंने कहा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इट इज़ मैंडेटरी दैट ईच लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 और 1/3 मेंबर ऑफ द बोर्ड विच एवर इज़ हायर। तो 7 को अगर आप डिवाइड करें 1/3 से तो आपके पास आंसर आता है 2.333, सही है, 2.33 आता है। और लॉ बड़ा कैटेगरी लिए आपसे कहता है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सामने लॉ को रख लेता हूँ। ये मैंने तभी आपके सामने कंपैरिजन किया था COCG का। इट इज़ मैंडेटरी दैट ईच लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट
2 or 1/3, whichever is higher. For above mentioned requirement, a listed company shall explain the reason in the compliance report if any fraction of containing such 1/3 number whichever is not rounded up as 1. तो 2.33 अगर उसको राउंड ऑफ 1 नहीं करा आपने, 3 नहीं करा, तो इसका मतलब 3 होने चाहिए, आपने 2 रखे, तो आपने ये चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में, सही है। इसी तरीके से हम अगली चीज़ में आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर shall not be more than 1/3 of the board, सही है, shall not be more than 1/3 of the board। तो more than 1/3 कितना होता है, 7 को डिवाइड करा 3 से, भाई अगेन हमारे पास आंसर आया 2.333, और 2.33 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2.33 ज़्यादा नहीं हो चाहिए, बट यहाँ पे लॉ कहता है द बोर्ड शेल for the purpose of the a listed company shall explain the reason in compliance report any fraction containing such 1/3 number which is rounded up as 1 which is तो इसने क्या करा, इसने उसको राउंड अप कर दिया है एज अ 1। इसने यहाँ पे राउंड अप 1 करा है, उसने कहा जी 2.33 इज इक्वल टू 3, तो मेरे 3 से ज्यादा नहीं है। यहाँ लॉ उसको उल्टा कहता है कि लिस्टेड कंपनी शैल एक्सप्लेन द रीजन कंप्लाइंट में एनी फ्रैक्शन कंटेन सच 1/3 नंबर व्हिच इज राउंडेड अप एज 1। और अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देखें which is not rounded up as 1, सही है। तो लॉ में थोड़ा सा समझने की कोशिश, ऊपर कहता है अगर राउंड अप नहीं करा, मतलब 2.33 था तो 3 आपने नहीं तस्वर किया उसको, और आपने 2 तस्वर किया, तो आपने एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे लॉ आपसे कहता है कि 2.33 है और आपने राउंड अप कर लिया उसको, 3 तस्वर किया, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, 3 तस्वर किया, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। तो ये 2 एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएंगी सवाल के अंदर। लेकिन एक और चीज़ आप देखिएगा, चूँकि ये आई क्या पे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ख्याल इस तरीके से रखिएगा, इस सवाल में वो आपसे कहता है Hamza Suleiman, CFO and company secretary of ZFL has received notice of intention। हमजा सुलेमान जो है वो CFO भी है, वो कंपनी सेक्रेटरी भी है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाना पड़ेगा, CFO भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, कंपनी के ऊपर जो पेरेंट अप्लाई हो रहा है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई हो रहा है। फ़ौरन से वापस से कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से फ़ौरन से हमें जाना पड़ेगा CFO के सेक्शन में, हम चलते हैं CFO के सेक्शन में। नीचे आएगा, सेंस बनता है कि आप अगर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखो, पहले वो कंस्टिट्यूशन की बात करता है, फिर जो कैटेगरीज है उसकी बात करता है, फिर कमिटीज़ की बात करता है, फिर बोर्ड की जिम्मेदारियों की बात करता है, फिर कमेटी की जिम्मेदारी की बात करता है, उसके बाद इंडिविजुअल्स की तरफ आता है ना वो। फिर यहाँ से हमारे पास CFO का सेक्शन जब मैं पढ़ता हूँ तो CFO के सेक्शन में कहीं पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, CFO के सेक्शन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि CFO जो है वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो सकता है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, सही, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं अपना आंसर में ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, मैं कहूँगा CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनीज एक्ट है उसने कंपनी सेक्रेटरी के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो जब मैं कंपनी सेक्रेटरी को कहता हूँ, कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन पढ़ता हूँ, no person shall be appointed as the company secretary unless he holds a qualification, provided the same person shall not simultaneously hold the office of the CFO। CFO को उसमें नहीं कहा उसने कि shall simultaneously hold the office of the company secretary, इसका ये मतलब नहीं कि वो कंप्लाइंट है। आपने कंपनी सेक्रेटरी में जाना है कि कंपनी सेक्रेटरी वाला तो मना नहीं कर रहा कि वो CFO नहीं होना चाहिए। तो provided the same person shall not be simultaneously hold the office of the CFO and the company secretary of a listed company, कंपनी लिस्टेड है, तो ये 3 से 4 बच्चों हमारे पास नॉन कंप्लायंस आ जाएंगी, सही है। मैं वापस से आपके सामने समराइज़ करूं बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल था, 16-18 नंबर का सवाल था, और सवाल के अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो डायरेक्टर से थी, और हमको पता होना चाहिए डायरेक्टर के अंदर क्या, कौन से ग्रैंड पेरेंट्स है, कौन से पेरेंट्स है, कौन से चिल्ड्रन है, सही है। जब वो चीज़ पता है तो उसमें से कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा रेलिवेंट नहीं है, ये पता होना चाहिए। पेपर से पहले आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन है तो वो नॉर्मली 4 से 5 बातों को कवर करता है, सही है। अगर डायरेक्टर्स के सेक्शन और डायरेक्टर के सेक्शन नॉर्मली इन चीज़ों को कवर करते हैं। अगर कोड है और पब्लिक सेक्टर रूल्स है तो वहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर एटलीस्ट एक बुलेट पॉइंट भी आपको पता होगा ना, तभी मैंने अपनी कोशिश करी कि मैंने अपने नोट्स में सारी चीज़ें कंबाइन करी और लिंक करी है, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी 100% याद रट्टा नहीं हो सकता, सही है, भी प्रैक्टिकल याद प्यारे बच्चों। लेकिन बार बार पढ़ने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, अच्छा पढ़ने से, लेक्चर्स को देखने से, किताब को रेफर करने से ये आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है और कहाँ पे लिंक है, जिसके ऊपर मैंने मेहनत करी है। और जहाँ आप ये चीज़ समझ गए प्यारे बच्चों, तो पेपर में उसी चीज़ के ऊपर घुमाता है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कंपनीज एक्ट है, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में लेके जाएगा, फिर कोड में लेके जाएगा, सवाल की रिक्वायरमेंट डी भी कर देता कि जी बताएं अगर कंपनी लिस्टेड हो जाती है, कल को पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाती है तो बताएं ऊपर कंपोजिशन में क्या चेंज आएगा, सही है, कंपोजिशन में क्या चेंज आएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को खेल सकते हैं। तो कोशिश करनी है हमने कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी चीज़ किससे लिंक्ड है। और ऐसा नहीं कि मैं 1000-1200 पेजेस पढ़ूँ बैठ कर और ये देखो कि इसमें डायरेक्टर का वर्ड आ रहे नहीं है ना, मुझे कॉन्सेप्चुअली बड़ा ज़बरदस्त पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे कवर्ड है। थैंक यू।